हेलो माय डियर बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन। ओके, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो हमारा ये क्लास कौन सा चल रहा है बेटा? क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस बेटा जो चैप्टर है, इसके मैंने जितने भी पुराने टॉपिक्स थे, जिस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आए हैं वो सब मैं लाइन से आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे आप वहाँ से देख सकते हो। यानी कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सब कुछ है। बट जो आज का है, आज ही तो रेस्पिरेशन में कंप्लीट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो करवाया है पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। उसके बाद आपका डाइजेशन आता है, और डाइजेशन जो मैंने करवाया है न्यूट्रिशन के बाद में, उसके कुछ मैंने इवेंट्स भी बताए हैं। और इवेंट्स जो डाइजेशन के थे वो कुछ थे, इंडियन डॉग्स आर ऑलवेज एक्सेलेंट। मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, जिसमें क्या था, आई फॉर इंजेशन था, डी फॉर डाइजेशन था, ए फॉर एब्जॉर्प्शन था, एंड नेक्स्ट ए फॉर एसिमिलेशन था, एसिमिलेशन, एंड लास्ट था हमारा इजेशन। ठीक है, ये छोटा सा मैं आपको एक रिवीजन दोबारा करवा दे रहा हूँ। और जो एसिमिलेशन हमारा था, यहीं से हम कहाँ पर पहुँचेंगे? डायरेक्टली रेस्पिरेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किस तरीके से मैं उसको लिंक करता हूँ उसको ध्यान से समझना आप। ओके, देखिए बेटा, डाइजेशन का कोई डाउट आपका रह नहीं गया होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी फूड होता है डाइजेस्ट किया हुआ, उसका बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देन एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके बाद एक प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन होते हैं जो फूड से लिए जाते हैं, उन न्यूट्रिशन का यूज़ क्या होता है? उसका होता है बेटा, जो सेल होता है, जब कभी भी ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं और जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जब कभी भी ग्रोथ की नीड होती है, देन जो न्यूट्रिशन होता है वो हेल्प करता है बेटा ग्रोथ में, सेल्स को रिपेयर कराने में। ओके, तो ये सब काम किससे होता है? एसिमिलेशन में। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज और भी होती है, दैट इज एनर्जी। ओके, एनर्जी का निकलना, यानी कि एनर्जी जो हमें मिलती है उससे जितने भी हम सारे काम करते हैं अपने डेली लाइफ के, वो सब, तो वो सब जो काम हो पा रहे हैं वो कैसे हो पा रहे हैं यार? वो सब होते हैं बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ओके, अब देखते हैं रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या है। देखिए बेटा, एक टॉपिक और भी आता है रेस्पिरेशन से जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है, दैट इज ब्रीदिंग। आप सब लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये रहता है कि बच्चों से कभी भी अगर हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, और वो हमेशा क्या बोलते हैं कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये चीज़ होती है रेस्पिरेशन। बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे। ब्रीदिंग होता है बेटा ये, यानी कि सांस लेना। अब ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर होती है, यानी कि रेस्पिरेशन जो है उसको होने के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन किसमें? सिर्फ ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ब्रीदिंग एक मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसमें? रेस्पिरेशन में। ओके, तो रेस्पिरेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब देख लेते हैं वो पड़ती कैसे। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, कि हम लोगों को पता चल गया कि ब्रीदिंग है क्या, कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। अब देखिए कैसे काम होता है बेटा। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो फूड है वो एनर्जी रिलीज करता है अल्टीमेटली। ये कुकर बहुत सीटी मार रहा है यार, कोई बात नहीं, मारने देते हैं। फूड जो है एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक। वो करेगा कैसे? देखिए, जो हमने अभी जस्ट आपको एसिमिलेशन में पता है कि फूड किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रिशन में। ओके, और न्यूट्रिशन से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? देखिए, फूड है, ये क्या करता है, साथ में ऑक्सीजन इसको जैसे ही मिलती है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। वो कैसे होते हैं? जब कभी भी ऑक्सीजन जो है इसके साथ मिला, फूड के साथ, इसने क्या बनाकर तैयार किया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अल्टीमेटली रिलीज क्या किया साथ में? एनर्जी को। ये एक बेसिक सी
इक्वेशन है समझने के लिए रेस्पिरेशन को। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। और वो जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में बेटा रिलीज होती है? वो रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। अब आप सोचेंगे एटीपी क्या है? एटीपी आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और उससे पहले एक चीज और पढ़ी होगी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अभी ये डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ये चक्कर क्या है, इसको हम थोड़ी देर में जस्ट समझते हैं। ओके, अभी देखिए इसको थोड़ा सा मैं लिखकर और बता देता हूं, इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे बेटा कि रेस्पिरेशन, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस in which food gets oxidized and convert into energy। ये छोटी सी डेफिनेशन जो हमने आपको बताया, इसको अपने हिसाब से हमने बनाकर तैयार कर दिया। थोड़ा और अगर डिफरेंट तरीके से लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया फूड टूटता है, और टूटना इसका मतलब ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन हो रहा है इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है? कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। अब आप सोचेंगे कैटाबॉलिक क्या है, उसके साथ एक एनाबॉलिक भी होता है, वो क्या है? तो थोड़ा सा समझ लीजिए। उसको क्लियर करने के लिए, यानी कैटाबॉलिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आपने जनरली सब लोगों ने सुना होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर अल्टीमेटली फिनोमेना जो होता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने का जो फिनोमेना है दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब ये होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, जैसी भी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती रहती हैं, प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि डाइजेशन, हमारी हार्ट बीट का चलना, ओके, हमारी पल्स का चलना, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, या फिर जो फिनोमेना है दैट इज मेटाबॉलिज्म। और ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का जो होता है, उसके दो टाइप जो होते हैं इसके क्या होते हैं बेटा? एक होता है कैटाबॉलिक टाइप, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, और एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकअप होना, यानी कि वो वाला ब्रेकअप नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, ब्रेकअप। लेकिन उस ब्रेकअप को याद रखो ताकि ये ब्रेकअप याद रहे, ठीक है? और पैचअप याद रखना है। क्या? पैचअप, यानी कि टूटना और वापस से मिल जाना। तो ब्रेकअप पैचअप रिएक्शन बोले तो कौन सी? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसका मैं एक सटीक एग्जांपल देता हूं। देखिए कैटाबॉलिक तो मैंने बोल दिया किसके केस में यूज हो रहा है? रेस्पिरेशन में, बिकॉज फूड टूट रहा है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। एनाबॉलिक का रिएक्शन बताऊं, इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो क्या है बेटा? इसका एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है, ओके, साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट यूज होता है, और बनता क्या है? C6H12O6, बोले तो कौन? ग्लूकोज। और यहां पर जो फूड है इसका मतलब फूड भी तो एक ग्लूकोज ही है, ओके। यहां पर ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है और एनर्जी में रिलीज हो रहा है। यहां पर वो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ी चीज बनकर तैयार हो जाना, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, ओके। और जब कोई बड़ी चीज़, यानी कि कुछ भी हमने मान लिया, जैसे ग्लूकोज मान लिया, वो टूट रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और कुछ चीज़ रिलीज हो रही है, ऐसी कंडीशन बनती है कैटाबॉलिक के साथ, ओके। तो इस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे भी सारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इनके बारे में बात करते रहेंगे। तो अभी के लिए समझिए रेस्पिरेशन क्या है, तो जो मैं दूसरी डेफिनेशन लिख रहा था वो समझिए, ओके। तो ब्रेकअप पैचअप की कहानी समझ में आ गई होगी कि ब्रेकअप क्या है? टूटना, और पैचअप का मतलब दोबारा से मिल जाना, तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं दूसरी फटाफट आपके लिए एक डेफिनेशन लिखता हूं, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, तो दूसरी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, या फिर दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो कैटाबॉलिक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ब्रेक, यानी टूटने वाली प्रोसेस। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, या फिर कैटाबॉलिक के साथ हम लिख सकते हैं कि इट इज अ कैटाबॉलिक और बायोकेमिकल प्रोसेस in which food oxidized
एनर्जी रिलीजेस, जिसमें क्या होता है बेटा, फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस है किसकी, रेस्पिरेशन की। यानी कि अब समझ लेना बेटा कि ये ब्रीदिंग नहीं है। देखिए रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग का यूज हो रहा है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का यूज होना है, किसके लिए, फूड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए। हम लेकिन हम ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, बिकॉज वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, दैट्स इट। लेकिन उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन में। ओके, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं। ओके, सो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी है। ओके, तो डेफिनेशन से अब थोड़ा सा हम लोग हटते हैं और अब इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल को बड़ा करके देखते हैं। देखिए बड़ा करके देखने का मेरा सेंस ये है, मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो हर एक सेल में होती है बेटा। जो भी सेल हमारे बॉडी में है और जो काम कर रहा है, एक्टिव है, उस सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कितना भी लोअर प्लांट हो, कितना भी हायर प्लांट हो, ओके, चाहे वो एल्गी से स्टार्ट हो और एंजियोस्पर्म तक जा रहा है, चलेगा। ओके, सब में एंजियोस्पर्म तक, यानी कि लोअर से लेकर बिल्कुल हायर तक। और एनिमल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लोअर एनिमल से लेकर और हायर एनिमल तक। लोअर की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा का एग्जांपल ले लीजिए, और हायर की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन की ले लीजिए। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म एंड अमीबा टू ह्यूमन बींग्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। कि एल्गी जो होती है सबसे लोअर प्लांट होता है और हायर सबसे ज़्यादा कौन होता है, एंजियोस्पर्म। और एनिमल की बात करें तो अमीबा, एक मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो एक एनिमल है और बहुत लोअर एनिमल है, और सबसे हायर एनिमल कौन, ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इनके अंदर भी, यानी कि जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। ओके, क्योंकि इनको एनर्जी की नीड पड़ती है। ठीक, मैंने अभी आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ओके, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी दुनिया में हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन भी दो टाइप का हो गया। एक वहां पर जहां ऑक्सीजन की नीड होती है, ऐसा भी रेस्पिरेशन होता है, और एक रेस्पिरेशन ऐसा भी होता है जहां ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इसका मतलब ये दो टाइप का हुआ। तो दो टाइप का कैसा कैसा बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। एक हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला एक रेस्पिरेशन, जिसको हमने एक स्पेशल नाम दिया। क्या नाम है उसका, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जस्ट बात करने वाले हैं अभी कि एरोबिक क्या है और एनएरोबिक क्या है। उससे पहले जो मैं बात कर रहा था सेल की, वो समझिए बेटा कि सेल में क्या है कि हर एक सेल में रेस्पिरेशन होगी। वो होगी कैसे भाई, सेल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। ऑक्सीजन पहुंची, सबसे पहले उसने अटैक किया जाके न्यूट्रिशन पर, एनर्जी उससे रिलीज होगी, और रिलीज होगी लेकिन साथ में कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा और H2O भी आएगा। उसके बाद साथ में एनर्जी भी निकलेगी। ये तो हमें पता चल गया भाई। ओके, अब क्या होता है कि जब कभी भी रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ऑब्वियसली यार रेस्पिरेशन किस में होगा भाई, हम बॉडी हमारी किससे बनी है, सेल से बनी है, और सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना यार कि रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे यार, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। तो हमें क्या लिखना है कि व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल या फिर विद इन द सेल, देन इट विल बी कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेल में जब भी रेस्पिरेशन होगी तो क्या बोलेंगे हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो इसमें ये कोई बड़ा वाला इशू नहीं था। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे जो हम लोगों ने बात करी थी एटीपी की। एटीपी जो हमने बोला था कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होती है बेटा, एटीपी के फॉर्म में होती है। ओके, अब बेटा हम लोग बात करते हैं जो हमने जस्ट अभी बात की थी एटीपी की। एटीपी क्या, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी जो मैं कहानी बताने की बात किया था वो समझिए। सबसे पहले ये क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी।
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जो ट्राई है यहाँ पर, ट्राई का मतलब क्या, 3 फॉस्फेट। ओके, और एक चीज आपने और भी सुनी होगी, एडीपी, या फिर देखी होगी, अभी पढ़ रहे होंगे आप। तो इसमें क्या होता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ये समझिए डाई, तो डाई का मतलब क्या है, 2। अब यहां पर 2 और 3 का क्या चक्कर है यार, ये समझिए यार। डाइफॉस्फेट में क्या होता है, जो एडीपी होती है बेटा, ये हमेशा कैसी होती है, लोअर एनर्जी होता है इसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, ये लोअर एनर्जी होती है। और जो ये होती है एटीपी, ये हायर कंटेंट करती है एनर्जी को, हायर एनर्जी होती है इसके अंदर। तो समझिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन करती है, और जो एडीपी होती है ये लो एनर्जी, यानी कि इसके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। अब समझने की कोशिश करना कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए नेचुरली जो हमारे अंदर बसी हुई एनर्जी होती है, यानी कि अगर हम कुछ भी नहीं खाते पीते तब भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है ना काम करने की, वो किसके फॉर्म में होती है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के। अब एडेनोसाइन में जो मैंने बोला जस्ट अभी, एडेनोसाइन, ये एडेनोसाइन एक्चुअली क्या है बेटा, एडेनोसाइन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप समझते हैं कि ऑर्गेनिक बेटा क्या होता है, कि ऑर्गेनिक हर एक वो चीज़ होती है जो कि एक लिविंग थिंग से बनकर तैयार होती है, एक जीवित वस्तु से बनकर तैयार होती है चीज़ से, तो वो होती है ऑर्गेनिक। और जो चीज़ केमिकल से बनती है या फिर जो नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक, तो ध्यान से समझना, जो एडेनोसाइन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में होता है। और जो फॉस्फेट होता है, ओके, ये जो फॉस्फेट है ये कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। और जो फॉस्फेट जो होता है बेटा, ये बनकर किससे तैयार होता है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनकर तैयार होता है। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, वो है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ही जो होती हैं वो फॉस्फेट को बनाकर तैयार करती हैं। और जो फॉस्फेट है इसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसको हम लिखते कैसे, इसका सिंबल होता है पीआई। क्या बेटा, पीआई। अब इसको ध्यान से समझिए एक्चुअली क्या है, तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और उसको नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़। देखिए अब एक्चुअली क्या है, एडीपी जो है ये होती है हमारे बॉडी में, ओके। उसके साथ क्या होता है, फॉस्फेट साथ में आता है अलग से, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, पीआई, ओके। और साथ में क्या होती है भाई, एनर्जी भी होती है। और बनकर तैयार क्या होता है, फॉस्फेट अलग से एक आया ना, यानी कि एनर्जी भी आई थोड़ी सी, और अल्टीमेटली बनकर क्या हो गया, एटीपी। अभी तक क्या था, 2 फॉस्फेट थी यानी कि डाई, 2 फॉस्फेट, ओके। एक और मिल गया, फॉस्फेट, एक और मिल गया था। इसी कंडीशन पर क्या बन गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक। अब बेटा हुआ क्या, मैंने देखो अभी आप लोगों को पता चल गया, यानी कि जब बन रही है एटीपी तो कैसे बन रही है, डाई में एक और मिल गया ना, तभी तो ट्राई बनकर तैयार हो गया फॉस्फेट। अब जब हमारी एनर्जी ये आ चुकी है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी भी इसको बोलते हैं, किसको, एटीपी को, हमारी बॉडी में आ गई, तो ये इंस्टेंटली यूज नहीं होती कभी, ये स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, यानी कि बॉडी में किसके अंदर, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर एटीपी हमेशा स्टोर हो जाती है। और जब कभी भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो ये क्या होता है, जो एटीपी है वो आगे बढ़ती है और हमारी बॉडी के जितनी भी जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब में काम आ जाती है, ठीक। अब काम आ जाती है तो फिर क्या होता है, जो अभी एटीपी है अभी ये काम में कैसे आएगी, मान लीजिए यहाँ तक एटीपी बनकर तैयार हुई, अब हमारी बॉडी कुछ काम करती है और जब नीड होती है एनर्जी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये वापस एडीपी में कन्वर्ट होती है। और यहाँ से एक जो फॉस्फेट लिंकेज अलग से एक आया था, ये पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये साथ में अलग हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी भी वापस रिलीज हो गई। तो इसकी जस्ट अपोजिट हुई ना बेटा, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा, तो इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ये हो गया कि एनर्जी का बनना और एनर्जी का यूज हो जाना, ये 2 पॉइंट थे। तो एडीपी और एटीपी की कहानी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ए क्या है आपका, पी क्या है, और डी और टी क्या है, यानी कि डाई और ट्राई क्या है, ये सब चीज़ आपको आज क्लियर हो गई होगी एक्चुअली है क्या। अब थोड़ा सा और बेटा समझ लेते हैं कि जो एनर्जी का एटीपी होता है जब भी रिलीज होता है तो किसके फॉर्म में होता है, 38 एटीपी में रिलीज होता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल,
ओके, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप आराम से लिख सकते हैं इतनी चीज़। और ये एडीपी और एटीपी की कहानी थी। अब हम बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। सो बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन की, ठीक है। अब डिस्कशन वो क्या है, देखिए हम लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक्चुअली हम लोगों को चलना क्या है, एरोबिक और एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक क्या है, एनएरोबिक क्या है। यहां पर पता तो चल गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी प्रोसेस। प्रेजेंस में जो हो रही है वो कौन सी, एरोबिक, ठीक है। और जो एब्सेंस में होगी उसको क्या कहेंगे हम, एनएरोबिक। तो यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो सबसे पहले उन चीजों को समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग इनकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम लोग उस चीज की बात करते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, इंपॉर्टेंट डिस्कशन में क्या बताने वाला हूं आपको। देखिए एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसके अंदर क्या है बेटा, मैं डिस्कस आपसे वो वाली सारी चीजें करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखिए एक्चुअली क्या जो हम लोग बात कर रहे हैं यार, ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो जिस फूड की हम बात कर रहे हैं वही है, ठीक। जो फूड हमारा ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या है, CO2 H2O प्लस एनर्जी में जो रिलीज होगा, यानी कि अल्टीमेटली जो एनर्जी मिलेगी वो इससे मिलेगी। हम फूड या फिर ग्लूकोज एक ही बात है। तो ग्लूकोज का आपको सबको फॉर्मूला पता है, C6H12O6 होता है, ओके। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो उन सब में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जनरली जो प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि फूड के साथ ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के यार रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक। तो उनकी रेस्पिरेशन जो होती है बिना ऑक्सीजन के होती है, और बिना ऑक्सीजन वाला हम लोगों को पता है उनको हम एनाएरोबिक कहते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस बेटा आता है कि जब कभी भी ऑक्सीजन का यूज होता है फूड के साथ, तो ऐसी कंडीशन पर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, यानी कि एनर्जी मोर क्वांटिटी में निकलती है, ओके। और जब कभी भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, लेस रहती है, ठीक। तो ध्यान रखना कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि एनर्जी की एब्सेंस में, तो एनर्जी हमेशा उस जगह पर लेस, यानी कि बहुत कम एनर्जी निकलती है। और जब कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना और इसको देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब समझिए, देखिए क्या मैंने बताया था कि जो बेटा ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये C6H12O6। इसमें क्या हम लोग देख पा रहे हैं, कार्बन के कितने एटम है बेटा, 6। कार्बन के 6 एटम है। जब कभी भी ग्लूकोज टूटता है, इसका क्या होता है, टूटने को क्या कहते हैं, ग्लूकोज का टूटना जो होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब बेटा क्या है, ग्लूकोज से, और जो लिसिस का मतलब है, इसका मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना, ठीक। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, रेस्पिरेशन का तो यही फंडा है ना। तो जब भी ग्लूकोज टूटता है तो वो किस में टूटता है, ये टूटता है पायरुवेट, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड क्या है यार, ये समझ लेते हैं बेटा। एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी मैंने अभी जस्ट बताया कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो वो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में टूटेगा। अब ये है क्या, सो बेटा जो पायरुवेट है सारा खेल इसी का है। अब ये खेल अपना करता कैसे वो समझो कि बेटा ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन एटम वाला होता है। पायरुवेट जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में, वो कैसा होता है, 3 कार्बन एटम वाला होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन हो रहा है,
इस कंडीशन पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर लो एनर्जी बनकर तैयार होती है, थोड़ी कम एनर्जी होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है ऑक्सीजन कि हमें कैसे पायरोवेट को रखना है। पायरोवेट जो टूटने की जो पायरोवेट की क्षमता होती है बेटा, वो कैसी होती है? वो या तो ऑक्सीजन से टूट जाएगा आराम से, और अगर नहीं भी ऑक्सीजन होगी तब भी टूट जाएगा। इसमें ये कैपेबिलिटी होती है। देखिए, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है देन वेरी गुड, ऐसी कंडीशन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, तब भी टूट जाता है। लेकिन अब समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये, सबसे पहले तो इसका आप फॉर्मूला देखिए कि जो पायरोवेट एसिड है या फिर जो पायरोवेट है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C COOH डबल बॉन्ड O। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पायरोवेट। इसका दूसरा नाम बेटा क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका असली नाम होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको बोलते क्या हैं? कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार सर ने ये क्या बता दिया? बेटा ये बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में आते जाएंगे, अभी आप सिर्फ एक सिंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहला बायो का। जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक चैप्टर मिलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये सब क्या है, ये ग्रुप्स कहाँ से आते हैं, ये सब जो ग्रुप मैंने बताया कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको तब मिलेंगी जब आप केमिस्ट्री का और आगे चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर होगा। ओके, सो फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो मैंने अभी बताया, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाएगा, दैट्स गुड, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और अगर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, देखिए। बेटा जो पायरोवेट की बात करी गई है या फिर पायरोविक एसिड, ये टूटता है कब? ग्लाइकोलाइसिस पर। ठीक, हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया। ओके, अब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन इसको मिल गई तो देन ओके, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन पर जो पायरोवेट होता है, इन द एब्सेंस ऑफ कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ O2, तब भी टूट जाता है ये। और वो कन्वर्ट किस में होता है? ये कन्वर्जन जो इसका होता है वो दो चीज़ों में हो जाता है, और वो दो चीज़ें क्या होती हैं? या तो वो लैक्टिक एसिड होता है या फिर वो इथेनॉल में कन्वर्जन होता है। ठीक, लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH। ओके, को हम किस नाम से जानेंगे? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड था। इसका यहां पर नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका नाम बेटा? लैक्टिक एसिड का। ओके, और जो बेटा इथेनॉल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ओके, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। जो इथेनॉल है बेटा, ये समझने की कोशिश करना, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अभी आप लोगों को नोट कर लेना है सीक्वेंस में, ठीक है? ओके, इतनी चीज क्लियर हुई बेटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पायरोवेट है, ओके, इसका टूटना तय है। जब तक ये नहीं टूटेगा बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ये टूटता है किसमें बेटा? पायरोवेट में। मैंने आपको बताया था पायरोवेट में टूटेगा। पायरोवेट किस में टूटेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर जाके टूटेगा। यानी कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, पायरोवेट या तो टूटेगा या तो लैक्टिक एसिड में या फिर इथेनॉल में। कब? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब। और अगर मिल गई तो अच्छे अमाउंट में कैसे टूट जाएगा यार? टूटेगा और एनर्जी अच्छे अमाउंट में रिलीज कर देगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है? ग्लूकोज होता है वो पायरोवेट में टूटता है, और ये जो पायरोवेट होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है। किसमें? इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर ही तो ये सारी प्रोसेस होगी, चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक। साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन जा रही है या नहीं जा रही, ये तय करता है कि ये दोनों आने वाले हैं, फिर डायरेक्टली एनर्जी रिलीज होने वाली है। इसमें साइटोप्लाज्म में अगर एब्सेंस भी हो सकता है, यानी कि O2 की
प्रेजेंस हो सकती है और या तो O2 की एब्सेंस हो सकती है। ओके, अब ये चीज एक्चुअली क्या है, प्रेजेंस में और एब्सेंस में, एरोबिक के अंदर और एनारोबिक के अंदर बहुत अच्छी एक प्रोसेस होने वाली है कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस होगी, पायरोवेट में टूटेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेंगे, कुछ हम ईस्ट का केस लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और एक और भी केस लेंगे जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो कैसे होता है, मसल क्रैम्प कैसे होता है, ये बहुत सारी चीज़ें यार आने वाली हैं। तो मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ बेटा, एरोबिक और एन एरोबिक कंडीशन को लेकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए होने वाला है, आगे वाला भी। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। रेस्पिरेशन क्या है, किस तरीके से टूटता है, कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होंगी। पायरोवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एटीपी क्या था, एडीपी क्या था, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप वीडियो को बैक कीजिए और उसको दोबारा समझिए, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स आप यहीं से बनाइए, शॉर्ट में बनाइए, पूरा का पूरा लेंथी नहीं करना है। जो भी मैं एरो लगाकर और डायरेक्टली लिखता हूँ आपको इस तरीके से बनाना है और दिमाग में रखना है कि एक्चुअली है क्या। ओके, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू रियली एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो फटाफट हम लोग जल्दी से नए लेक्चर में मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम करना है अभी। एरोबिक, एनारोबिक और कंडीशन बहुत सारी पढ़नी है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से होता है, हायर में किस तरीके से होता है, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे फ्रॉग का, फिश का एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, बस तब तक के लिए यार कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और जल्दी से नई वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।